जातिगत जो मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं चरम पे चल रहे हैं और इस वक्त वो मुद्दे हर पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। उत्तर प्रदेश क्या सारे प्रदेशों में मैं देख रहा हूँ कब इलेक्शन जितने भी होते हैं वो जाति के, धर्म के, संप्रदाय पर मान लीजिए एक सप्ताह में था और उसने वायदे किए और वो अपने कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाया, तो फिर वो रास्ता ढूंढता है कि जाति पर, धर्म पर, अल्लाह के नाम पर दे दे, ना तो फिर वो उस नाम पर वोट मांगना शुरू कर देता। ब्राह्मणों की नस्ल अगर आज की डेट में टटोली जाए तो उनका रुख किस तरफ है? देखिए, ब्राह्मण ने अपने आप को, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लगभग अपने आप को ठगासा महसूस करता है। सरकार में ब्राह्मणों पे अत्याचार हुए हैं, सरकार ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, या फिर ये हमेशा से होते आ रहे हैं? अगर मान लीजिए वोट करने जाएगा तो किसको वोट करेगा? वोट करने से पहले देखिए बुद्धिजीवी वर्ग आता है, वो सोचेगा। नमस्कार, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और ब्राह्मण संगठन राष्ट्रीय परशुराम परिषद के मीडिया प्रभारी आर.बी. उपाध्याय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज का जो हमारा मुद्दा है वो यूपी चुनाव को लेकर को है। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां तरह तरह के प्रलोभन जनता को दे रही है, अपने अपने वादे बता रही है, अपना अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं। इसके साथ साथ सर, जातिगत जो मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं चरम पे चल रहे हैं और इस वक्त वो मुद्दे हर पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। बात करो अगर ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण वोट बैंक आंकड़ों के हिसाब से तो 10% के करीब माना जाता है, लेकिन कई ब्राह्मण संगठन और R&D करने वाले लोगों ने बताया मुझे कि ये संख्या 16.5 से लेकर 20% तक है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो यूपी की राजनीति को प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी है पॉलिटिकल इलेक्शंस में, खास करके यूपी में, कि जातिगत मुद्दे काफी अहम होते हैं चुनाव के दौरान, और इनसे पीछा छुड़ाना या इनको परे रख के चुनाव लड़ना बड़ा ही मुश्किल काम है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही कहा सुनील जी आपने जी। उत्तर प्रदेश क्या सारे प्रदेशों में मैं देख रहा हूँ कब इलेक्शन जितने भी होते हैं वो जाति के इर्द गिर्द, धर्म के, संप्रदाय पर या फिर राष्ट्र के नाम पर। देखिए, कोई भी काम के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, उसका रीजन है क्यों डिलीवरी नहीं है। देखिए, सत्ता में सब रहे हैं, ABCD, कल ये सत्ता में था, आज भी सत्ता में है जी, कल सी सत्ता में आएगा जी। तो जो वायदे करते हैं मैनिफेस्टो में कि हम ये कर देंगे, हम ऐसा करेंगे जी, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं देख रहा हूँ सत्ता में आने के बाद आप देखेंगे वो सब जो भी घोषणा पत्र या संकल्प पत्र, जो भी वायदे होते हैं, वो हवा हवाई हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। मान लीजिए एक सप्ताह में था और उसने वायदे किए और वो अपने कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाया, तो फिर वो रास्ता ढूंढता है कि भी जाति पर, धर्म पर, अल्लाह के नाम पर दे दे, ना तो फिर वो उस नाम पर वोट मांगना शुरू कर देता है। जो काम की बात होगी तो जनता पूछेगी कि पिछली बार तो आपने कहा था कि भी हम स्मार्ट सिटी भी बना देंगे, आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, पेट्रोल के रेट कम कर देंगे, डीजल के रेट कम कर देंगे, लेकिन यथार्थ में हुआ नहीं है। तो उधर लेके जाएंगे तो एंटी इनकमेंसी फैक्टर डेवलप हो जाएगा, तो जो वोट आना है वो भी नहीं आएगा। तो वो जाति के इर्द घूमता है और जाति एक महत्वपूर्ण एक्चुअल में एक बिंदु हो गया है इलेक्शन का। मैं आपसे सर, एक चूंकि अखिलेश हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, मायावती हैं, बसपा सुप्रीमो हैं, फिलहाल इन दोनों की एक्टिविटी ब्राह्मण समाज को लेकर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टीज का कहीं ना कहीं फोकस ये है कि आने वाले चुनाव में ब्राह्मणों को अपने लॉबी में शामिल करना, अपने झोली में वोट बैंक को डाल देना। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इनका आरोप ये भी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ब्राह्मण विरोधी है, उत्तर प्रदेश सरकार ब्राह्मण विरोधी है, विपक्षी लगातार आरोप लगाते रहे। मेरा ये कहना है, मेरा जानना है आपसे, चूंकि आप बहुत बड़े ब्राह्मण संगठन से हैं, राष्ट्रीय परशुराम परिषद से हैं, आप मीडिया प्रभारी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपने काफी समय पत्रकारिता में भी अपना लंबा अनुभव दिया है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मणों की नस्ल जो टटोलनी है, तो ब्राह्मणों की नस्ल अगर आज की डेट में टटोली जाए तो उनका रुख किस तरफ है? देखिए, ब्राह्मण ने अपने आप को, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लगभग अपने आप को ठगासा महसूस करता है। देखिए सुनील जी, ब्राह्मण ने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया, इतिहास गवाह है।
और जो सिस्टम है वो तो सर्वे भवन सुखमया, तो वो तो सबके कल्याण की बात करता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसके खिलाफ उस तरह का एक दुष्प्रचार किया जाता है और उसी का परिणाम है कि वो न तो उसे कहीं, और सबसे ज़्यादा गरीब देखिए ब्राह्मण ही होता है। ब्राह्मण के पास आप देखें कोई बहुत बड़े जमीन जायदाद या वो नहीं है, और वहाँ वो सफ़र कर रहा है। क्यों सफ़र कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर आरोप निराधार लगाए जाते हैं कि भी वो जो कुछ किया वर्ण व्यवस्था में, मान लीजिए दलितों को परेशान किया तो ब्राह्मणों को उसका दोष आरोप ब्राह्मणों के ऊपर होता है जी। और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं convert परसेंटेज के साथ साथ वोट बैंक के साथ साथ आपका मानना है कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है और बहुत ही लोगों को मैक्सिमम रूप से प्रभावित करता है और उनको दिशा मार्गदर्शन देने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का वोट बैंक ही ना समझे आप, इनको एक यजमान के रूप में, एक सलाहकार के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में इस वर्ग को लेना चाहिए। और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां मेहनत कर रही हैं। देखिए मायावती जी का बयान आ गया, अखिलेश जी भी चिंतित हैं कि ब्राह्मण कैसे भी आ जाए, उधर बीजेपी भी चिंतित है कि नहीं ब्राह्मण हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए, जबकि ब्राह्मण की बेटरमेंट के लिए कोई काम करता है वो मैं नहीं समझता। सीधे सवाल पर हम आते हैं सर। 2017 विधानसभा चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के फैक्टर को देखते हुए और हिंदुत्व के फैक्टर को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 80% ब्राह्मणों ने भाजपा का साथ दिया, मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से। अब अगर आज के सिनेरियो की बात की जाए तो आपके हिसाब से ब्राह्मण वोट कितनी जगह बंटने जा रहे हैं और किन किन पार्टीज में लगभग कितने वोट ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हैं? देखिए अगर उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी जी। अब देखिए बीएसपी ठीक है, बहन मायावती जी कहती हैं कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कब नहीं हुआ मुझे बताएं। आपको ध्यान होगा एक SC/ST एक्ट में एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जी कि भी पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाए उसके बाद सिविल लेवल से इंक्वायरी कराई जाए, डीएसपी लेवल से। लेकिन क्या हुआ, बीजेपी ने वो खत्म कर दिया। उन्होंने कोई जरूरत नहीं है, मान लीजिए किसी दलित ने किसी दुर्भावना से, किसी द्वेषवश या किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे पैसे देके और मान लीजिए उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया तो वो निर्दोष होते हुए जी और विक्टिम हो जाता है जी। कहीं ना कहीं अगर जो एक सिनेरियो है यादव वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और अखिलेश जी की मुट्ठी में है, तो उससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कि निकल पाएगी कोई पार्टी अगर बेस वोट बैंक उनका गायब हो जाए। नहीं, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ कि वो यादवों को छोड़ दें जी, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, तो आपको औरों का भी उतना ही ध्यान रखना होगा जी। मुझे खूब ध्यान है, सबका सम्मान, सारे लोगों का सम्मान, सबका सम्मान करना होगा, सबको साथ लेके चलना होगा। जब तक ये मैसेज, इस तरह का मैसेज समाज में नहीं जाएगा तब तक बाकी जो जातियां हैं वो जुड़ने में संकोच करेंगी। आजकल जो मैसेज जा रहा है समाज में जी, इसमें कितनी सच्चाई है कि भाजपा सरकार ब्राह्मण विरोधी है और बहुत सताया गया, बहुत परेशान किया गया, तमाम हत्याएं हो गई ब्राह्मणों की, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, तमाम सब चीज़ें हो गई, पुजारियों की कई हत्याएं हो गई और ब्राह्मण लीडर्स कई जो छोटे लेवल पे राजनीति करते उनकी हत्याएं हो गई। तो कहाँ तक इन आरोपों को सच माना जाए कि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों पे अत्याचार हुए हैं, सरकार ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, या फिर ये हमेशा से होते आ रहे हैं, सरकार ने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया? क्या कहते हैं आप? देखिए बहुत लंबे समय से आप देखेंगे कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। जितने भी छोटे मोटे क्राइम करते थे या नहीं करते थे पुलिस की नज़र में थे, एनकाउंटर किए गए। विकास दुबे का जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया वो किसी से छुपा नहीं है। चलिए वो तो एक अपराधी था, किसी भी वर्ग से हो सकता है। अपराधी देखिए, अपराधी भी वर्ग से हो सकता है, उसमें तो किसी भी समाज से हो सकता है। हाँ, और जो हत्या की राह पे अपराधी है तो उसका अंजाम तो अच्छा नहीं होना चाहिए। एक मैसेज देखिए, कोई भी अपराधी है, खुशी दुबे का आप कह सकते हैं कि 3 दिन पुरानी जो बहू थी उसको उसका कितना है कितना नहीं जांच का विषय है। हालांकि लास्ट टाइम अभी कानपुर पुलिस ने उनको क्लीन चिट भी दे दिया था, लेकिन अभी भी वो जेल में है। उसके लिए मैं कहूँगा कि बेशक निर्दोष हो सकती है। देखिए 2 चीजें चांसेस हैं कि निर्दोष हो या उसको पता ना हो कि ये षड्यंत्र हो रहा है। नहीं, लेकिन एक हत्यारे के लिए, एक हत्यारोपी के लिए वहाँ पे समाज की बात तो मैं एग्री नहीं करता। नहीं देखिए उसमें क्या है, 2 चीजें हैं। अगर मान लीजिए मैं दोषी हूँ, कोई भी कल्प्रिट है
तो सजा कौन देगा? संविधान, ये देश संविधान से चलता है, भावनाओं से नहीं चलता। तो फिर कोर्ट उसे सजा देता। ये तो फिर ये हो गया कि भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी पुलिस है वो किसी को भी मान लीजिए कोई, मैं मानता हूँ कि भी वो गलत कामों में संलिप्त था, लेकिन कल को कोई नहीं होगा तब भी पुलिस उसे उसी अंजाम तक पहुंचा देगी, तो फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल आपका सही कहना है कि जुडिशरी का काम जुडिशरी करे, जुडिशरी करना एक प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, संविधान एविडेंस हो, खिलाफ आपके सबूत इकट्ठे किए जाए, गवाही हो, जजमेंट हो। तो हो सकता है क्या परिस्थिति रही हो, किस परिस्थितियों में एनकाउंटर करना पड़ा, उस पर हम तो बेसिकली कमेंट नहीं कर सकते क्या स्थिति रही होंगी, अब पुलिस जाने और बदमाश जाने। अभी हम लोगों ने खबर बनाई कि ब्राह्मण जो है किस साइड जाएगा, तो हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट होता है, वो मैसेज तमाम अधिकारियों के पास, नेताओं के पास जाता है। तो कई बुद्धिजीवी अधिकारियों ने मेरे को मैसेज किया कि ब्राह्मण को जितना सम्मान भाजपा में मिला है उतना सम्मान किसी पार्टी में नहीं मिला, तो ब्राह्मण कहीं जाने वाला नहीं है। आप इस बात से लेकर के कितना एग्री होते? देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा था एक्चुअली में कि ब्राह्मण के पास विकल्प क्या है जी। अगर मान लीजिए वोट करने जाएगा तो वो किसको वोट करेगा? वोट करने से पहले देखिए बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, वो सोचेगा। तो उसके पास फिलहाल बीजेपी के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। कितना परसेंट? अब अगर हम मान के चले कि 2017 में भाजपा को 80% ब्राह्मणों ने सपोर्ट किया था, वोट किया था, इस बार क्या सिनेरियो, कितना चेंज होने वाला है, कितने वोट डाइवर्ट होने वाले हैं भाजपा की तरफ से? देखिए, उसमें जो बहुत बड़ा रोल है जो में कांग्रेस की तरफ से अगर थोड़ा सा कोई ब्राह्मण चेहरा अगर लाया जाता है और आगे किया जाता है तो ज़्यादा संभावना है कि बहुत इम्पैक्ट आए। लेकिन कांग्रेस में भी इस तरह का सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा। अखिलेश जी परशुराम जी की मूर्तियां लगवा रहे हैं, मैनिफेस्टो में बता रहे हैं। मायावती जी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही हैं, तो उनका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इन सम्मेलनों का और इन दावों का? देखिए, ब्राह्मण इन चीज़ों को समझता है जी, क्यों, पढ़ा लिखा तबका है, तो वो ये जानता है कि भी इलेक्शन के टाइम पर ये मूर्ति लगवाने से या ब्राह्मण सम्मेलन करवाने से वोट बैंक नहीं बन सकता। ब्राह्मण ये देखेगा कि भी अगर मान लीजिए कल आप सत्ता में आ गए तो तब पोजीशन क्या होगी। आज भी अगर मान लीजिए बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है तो वो इसलिए लगता है कि बहुत सारे ठाकुरों को ही आप देखेंगे कि तवज्जो दी गई, जानबूझकर आगे किया गया। तो जो ब्राह्मण अधिकारी हैं वो भी उस बात को नोट करते हैं। जबकि कांग्रेस में एक जमाना वो भी था कि भी ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे और मुख्यमंत्री पद के मुख्यमंत्री पद पर नवाजे गए हैं, दावेदार रहते थे। तो ब्राह्मण वोट अभी तमाम लोग भाजपा में बड़े पद पे हैं, अधिकारियों को काफी तवज्जो दी गई। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ब्राह्मण हैं, ब्रजेश पाठक जी हैं, हमारे कानून मंत्री वो भी ब्राह्मण हैं, श्रीकांत शर्मा जी हैं, ऊर्जा मंत्री वो भी ब्राह्मण हैं। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि बीजेपी ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने ब्राह्मणों को, नेताओं को इतना मान सम्मान नहीं दिया या अधिकारियों को नहीं दिया। हमारे अधिकारी लॉबी में भी पूरे लखनऊ के जो सेंटर है और जो केंद्र बिंदु है जो शासन चलाते हैं, वहाँ भी मैंने देखा कि काफी ब्राह्मण बहुल मात्रा में मौजूद हैं। तो ऐसा कहना कि भाई ब्राह्मणों की अनदेखी हुई है, उनको पद नहीं मिला या उनको सम्मान नहीं मिला, उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली, तो ये कहना भी मेरे स्तर से ठीक नहीं है। देखिए, एक मैसेज जाता है जी। अभी आप देखेंगे मेरी कई ब्राह्मणों से बात हुई जी, तो आप ओबीसी दलित अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जी, उसमें देखेंगे कि ब्राह्मण चेहरे कितने थे, किस किस को प्रमोट किया गया, किस को डिमोट किया गया। तो बीजेपी का फोकस कहीं ना कहीं जो एक मैसेज जाता है वो ये है कि भी बैकवर्ड और ओबीसी और उनकी तरफ ही एक्चुअल में झुकाव। और देखिए, सबसे बड़ा जो मैसेज है, मेरी जो सोच है, एक बात को मैं सर मानता हूँ और देखा भी है मैंने कि जो आपकी झोली में है ऑलरेडी है वो तो आपका अपना है, जो नहीं है उसको अपना करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसी फॉर्मूले पे काम करती है। बिल्कुल, आपने जो निचोड़ है उस बात का वो यही है कि जो अपना है उसको सम्मान देंगे तब भी, नहीं देंगे तब भी, वो तो हमारा वोट बैंक है। तो बीजेपी भी यही, अब बीजेपी जो कि फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को ज्यादा शुरू से महत्व देती है, अब उनको लगा कि भाई मुस्लिम को भी कैप्चर करना है,
दलित को भी कैप्चर करना है ताकि मायावती का जो वोट बैंक है वो खत्म हो, यादवों को भी कैप्चर करना है, अखिलेश का वोट बैंक खत्म हो, मुसलमानों को भी टारगेट करना है, सब चीज़ों को बैलेंस करना है। तो ये वोट बैंक का जो पिटारा है इसकी भूख मिटती नहीं है सर। लेकिन कई बार जो आपकी झोली में है, जो आपके पास पत्ते हैं, सिर्फ उन्हीं पत्तों से कोई गेम नहीं खेलना चाहता, वो चाहता 2-4 पत्ते और मिल जाए। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अपने हाथ में पत्ते होते हैं वो भी बिखर जाते हैं। कह रहे हैं वो 24 बनने चले थे और 2 बन के वापस आ गए, पता लगा आपने बिल्कुल अति कर दी, तो जो आपके पास था वो भी कहता, उन्होंने कहा जय हो प्रभु मैं चलता हूँ, अब बहुत हो गया है जी। तो कहीं वो पोजीशन भी आ सकती है। देखिए बहुत नहीं तो कुछ न कुछ तो होगा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब वो कितना आएगा ये तो अभी वक्त के गर्त में चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन जब कोई आदमी मेहनत करता है तो उसका फल जरूर मिलता है। ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन नकारना के कोई फर्क नहीं आएगा, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।